प्रिय छात्रों, विद्यालय में अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इस संबंध में आपकी छुट्टियां चल रही हैं और आप जो है घर पर पढ़ाई ठीक से करते रहें, इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। इसे आप देखें और वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को आप ठीक से तैयार कर लें और बाहर इधर उधर घूमने में समय व्यर्थ ना करें। तो इसके पहला प्रश्न है, टाइद क्या था? टाइद एक धार्मिक कर था। फ्रांस की क्रांति खर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला, जो क्रांति खर्च होता था उसमें किसानों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था, तो उसे टाइद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दी स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना है। अगला प्रश्न है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। तो रूसो का जो पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, इनका नारा था प्रकृति की ओर लौटो। ये प्रकृति पर ज्यादा विश्वास करते थे, प्रकृतिवादी थे। इनका मानना था प्रकृति के यहाँ से आने वाली प्रत्येक वस्तु स्वच्छ होती है, लेकिन वह मनुष्य के संपर्क में आने से दूषित हो जाती है। देखो, मनुष्य उस वस्तु के साथ कुछ ना कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है, वह वस्तु अपना रूप बदल लेती है या उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन प्रकृति के यहाँ से वस्तु बिल्कुल स्वच्छ आती है। तो ये रूसो का मानना था। अरे रूसो ने कई ऐसे प्रैक्टिकल भी बताए थे, कई ऐसी घटनाएं उन्होंने बताई थी कि बच्चा यदि खेल रहा है तो उसे खेलने दीजिए, लेकिन इससे अनहोनी भी हो जाती है। जैसे आग, बच्चे ने आग पकड़ ली खेलते खेलते, छोटा बच्चा वो नहीं जानता है इन चीज़ों को, तो आग पकड़ ली तो बड़ी घटना हो सकती है इससे। तो कुछ तो विचार रूसो के ठीक थे, लेकिन कुछ विचारों पर रूसो की आलोचनाएं थीं। अगला प्रश्न था, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? क्योंकि इससे पहले फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार, ने वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक था। रूसो एक दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, बास्तील का पतन व फ्रांस की क्रांति कब हुई? इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जाता है, बास्तील का पतन कब हुआ या फ्रांस की क्रांति कब हुई। दोनों तरह से इस प्रश्न के लिए पूछ लेते हैं, तो दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा, 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस का राजा जो था लुई 16वां था। वह कैसा था? निरंकुश और अत्याचारी था। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता था, जिसमें बास्तील के किले को ढा दिया, गिरा दिया गया और हथियारों व गोला बारूद वहां पर जो थे उस पर कब्जा कर लिया गया था। यहीं से बास्तील के पतन की घटना मानी जाती है और वहां पर लोकतंत्र बहाली हो गई थी, राष्ट्रीय तंत्र वहां से खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बास्तील का पतन होता है। रूसो में एक चीज जान लें, रूसो एक क्या था? दार्शनिक था। ये तो पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है इसमें, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था स्टेट्स जनरल। अगला प्रश्न आता है, जर्मन की संसद को पहले किस नाम से जानते थे? तो जर्मन की संसद को पहले राइक्सटाग नाम से जानते थे, राइक्सटाग नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता व्लादिमीर पुतिन। इसका पूरा नहीं, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम है और वैसे शॉर्ट नेम से जाना जाता है लेनिन। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता था। इसमें क्या था? इसे वोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की खूनी रविवार की घटना कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 4 नंबर में इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी घटना उजागर करते हैं। तो रूस की जो क्रांति थी
विंटर पैलेस की ओर अपनी मांगों को लेकर कुछ मजदूर अपना जुलूस लेकर जा रहे थे। जब जुलूस लेकर जा रहे थे तो जार की जो सेना थी उन मजदूरों पर उनने गोलियां चलवा दी थी। जब गोली चलवा दी उसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 3 से अधिक मजदूर लगभग घायल हो गए थे। तो ये एक बहुत ज्यादा निंदनीय घटना थी। तो इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसका नाम दे दिया खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिटलर का तानाशाह था तो जर्मनी का था। हिटलर कहां का था? जर्मनी का तानाशाह था। अगला प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा भयावह खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, तिथि को ध्यान रखेंगे, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान का शहर था और 9 अगस्त को नागासाकी, ना से 9 और ना से नागासाकी, इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। युद्ध जापान द्वारा बिना शर्त युद्ध में क्या हुआ, उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि उसके यहां परमाणु बम गिराया गया, बहुत अधिक जनता वहां मर गई और इसके बाद परमाणु बम जहां भी गिरता है तो इतनी जहरीली किरणें वहां से निकली कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गए थे, उनमें कैंसर जैसी बीमारियां फैल गई थीं। आज भी वहां देखा जाता है कि बच्चे जो हैं अपंग और विकलांग वहां जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो लोग रह गए उनके जीन्स परिवर्तित हो गए थे, जीन्स में उन किरणों ने अटैक कर दिया। तो वहां बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी वे कैसे विकलांग और अपंग पैदा हो रहे हैं, इतनी भयावह घटना थी। तो बिना शर्त जापान ने क्या किया, अपना समर्पण कर दिया था। जापान डर गया और उसने समर्पण कर दिया था। उसने समर्पण किया था, 1 सितंबर को समर्पण किया और 2 सितंबर को युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद एक विश्व में एक संगठन स्थापित किया गया, इसलिए किया गया कि ऐसी दोबारा घटना कोई ना हो। तो इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि दोबारा ऐसी घटना कभी ना हो। अगला है, पहला भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1865 को पहला भारतीय वन अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा का गठन, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। गठन कब किया गया? तो 1864 में गठन किया गया वन सेवा का। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरी कृषि को अन्य झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम कृषि क्या है? या इसे ऐसा, पेड़ों को काटो और जलाओ, जो झाड़ी होती है उसे काट के जलाओ, इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या 3 नाम हो गए? स्थानांतरी कृषि, झूम कृषि, काटो और जलाओ। इनके वृक्षों को, वहां के जो झाड़ी है उसे काट के जंगलों की और जलाओ और वहां पर खेती करो। तो इसमें क्या होता था, आदिवासी कृषि प्रणाली थी। कौन सी थी? ये आदिवासी कृषि प्रणाली थी। और यहाँ के लोग जो है 2 से 3 वर्षों तक झाड़ियों को साफ करके और वहां पर खेती करते थे और इसके बाद पुनः अन्य स्थान पर चले जाते थे। और ये खेती जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि राज्यों में की जाती थी, क्योंकि वहां जो है बारिश पर यह खेती अधीन थी। जब बारिश होती थी तभी उसमें कोई ना कोई फसल उस पर बोई जाती थी। अगला है, चाय के बागानों में काम करने वाले समुदाय को क्या कहा जाता था? तो चाय के बागानों में जो लोग काम करते थे उन्हें संताल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे स्टेज में कितने सदस्य थे? तो इसमें 200 सदस्य थे। अगला प्रश्न आता है, ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं, वह रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं। तो रूढ़िवादी क्या है? जो
वे लोग जो प्राचीन परंपराओं पर आधारित होते हैं, प्राचीन परंपराएं, अंधविश्वास, उन पर लगे रहते हैं और नवीन वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उन पर जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले की जो प्राचीन पद्धतियां चली आ रही थी, हम आज भी उन्हीं की लकीर के फकीर बने चले आ रहे हैं। ये नहीं है कि अब हमारी विज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो हमने वैज्ञानिक विचारों के साथ जुड़ना चाहिए। पहले अशिक्षा का अभाव था तो बहुत सी चीजों में ऐसा माना जाता था। पहले गांव में बच्चों की माता निकल आती थी और वो माता निकल आती थी, उस पर विश्वास करते थे, झाड़ फूक करते रहे, इलाज नहीं कराते थे, बच्चे खत्म हो जाते थे। ऐसी स्थितियां थी। तो आज की स्थिति क्या है कि ऐसा कुछ रोग दिखता है तो आप इलाज कराते हैं और इलाज करा के बच्चा ठीक हो जाता है। तो हमें वैज्ञानिक विचारों पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, ना कि अंधविश्वासों पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? अंधविश्वास जो है हमको पुरानी पीढ़ी बहुत ज्यादा प्राचीन उसमें धकेलने का काम करते हैं और व्यक्ति का विकास तभी संभव है, वो नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं के साथ जुड़ेगा तभी उसका विकास होगा, वरना वह पुराने प्राचीन जो ऐसे पाखंड हैं उससे जुड़ता चला जाएगा और अज्ञानता के कारण व्यक्ति पता नहीं किन किन पाखंडों में घिर जाता है और बहुत से ढोंगी पाखंडी लोग हैं, उन लोगों को घेर लेते हैं और अपने चुंगल में फंसा लिया और उनसे अनेक प्रकार के कार्य ऐसे कराते रहते हैं। हमें नवीन विचारधाराओं के साथ जुड़कर और वैज्ञानिक सोच के साथ चलना है, जिससे हमारा ठीक से विकास हो सके। अगला प्रश्न आता है, औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत था लगान। लगान से औपनिवेशिक सरकार का अर्थ यह होता है दूसरे देश पर शक्तिशाली शक्ति के बल पर शासन करना। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था, किससे? आर्थिक और कानूनी अधिकार स्थापित किए थे और शासन किया था। शक्ति के बल पर शासन, औपनिवेशिक शक्ति के बल पर। अगला आता है प्रश्न है, महाराष्ट्र की चरवाहा जाति का क्या नाम था? तो महाराष्ट्र की चरवाहा जाति थी। ये महाराष्ट्र में भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग थे, पालते थे और भेड़ बकरियों को चराते थे और इसे कहा जाता, समुदाय ऐसा था जिसे अपना परिवार व अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो ये धंगर जाति के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसा महाराष्ट्र के अंदर समुदाय था जो भेड़ बकरियां पालते थे, अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, तो उसे धंगर जाति के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इनके 4 विकल्प होंगे, उसमें एक आंसर आपका ये वाला दिया होगा। तो ये सारे विकल्प आप इसमें प्रश्न याद कर लें। अच्छे प्रश्न हैं और आपकी तैयारी निरंतर इसी तरह चलती रहे और अगली वीडियो हम बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं और निरंतर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप निरंतर एक एक वीडियो की तैयारी करते रहें। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपके पास भेजी थी, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो कक्षा 10 और वह 9 की परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न थे। अगर वो प्रश्न आपने तैयार कर लिए होंगे तो समझ लें आप 10th के 2 प्रश्न आपने तैयार कर लिए और 9th के लिए कर ही लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पढ़ाई निरंतर करते हैं।